हाँ नमस्कार दोस्तों, अपना चल रहा था दैनिक जीवन में रसायन। उसमें एक छोटी सी टॉपिक, हाँ एनसीईआरटी मॉड्यूल सामने है ना। हाँ निकाल लो बेटा सब लोग, एनसीईआरटी मॉड्यूल दोनों सामने होना चाहिए। ठीक है, एक बात इसमें करनी है, सोप। क्या है? सोप। सोप मतलब साबुन। क्या बात करनी है? साबुन। ठीक है, देखो इधर, अब यहाँ पे हमारे हाथ में एनसीईआरटी है। साबुन बहुत पुराने अपमार्जक हैं, सफाई के लिए प्रयोग में आने वाले सब चीज़ें जानते हो आप। पहला इसमें आता है कि एक कोई रिएक्शन दे दी गई, कौन सी रिएक्शन है इसका नाम पूछा जाएगा। तो एस्टर की NaOH के साथ रिएक्शन करोगे, जैसे इसमें स्टीयरिक अम्ल है, वसा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एस्टर है, इसकी रिएक्शन करी गई है C17H35CONA प्लस ग्लिसरॉल। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? साबुनीकरण, सपोनिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? साबुनीकरण। ठीक है, ये रिएक्शन साबुन के, इसके पहले देखो उधर जो लाइनें आई हुई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो उधर ऊपर से जो ये रिएक्शन लिखे ना, उसके 1 2 3 4 5, चौथी लाइन देखो, केवल सोडियम और पोटेशियम साबुन ही पानी में घुलनशील होते हैं और सफाई के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, सामान्यतः सोडियम साबुनों की तुलना में पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए कोमल होता है। पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए, सोडियम साबुन की तुलना में पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए कोमल होता है। छोटे बच्चे जिस पे नहाते हैं जिस साबुन से, उसमें किसकी मात्रा होती है? पोटेशियम की। ये क्वेश्चन आ चुका है। किसकी मात्रा होती है? पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। फिर देखो साबुन के प्रकार, प्रसाधन साबुन उत्तम प्रकार के वसा एवं तेल से बनाए जाते हैं, ये लाइनें पढ़ें, तथा क्षार के अधिक को निकालने का ध्यान रखा जाता है। इन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए रंग और सुगंध डाले जाते हैं। पानी में तैरने वाले साबुन, देखो साबुन की एक लेयर है, इसकी प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखा है, तुम भी थोड़ा सा समझ लो। साबुन की ये सीट होती है, ठीक है, और ये साबुन की एक लेयर बन गई, ऊपर आके ऐसे एक ये बना होता है। ये क्या होता है? ये इसको दबाता है, दबाता है तो इसमें गड्ढा हुआ और फिर निकला, तो आगे एक रोलर होता है जिससे इसको दबा दिया जाता है, तो उसमें एयर बबल्स आ गए। क्या आ गए? एयर बबल्स आ गए, जिससे ये तैरने लगेगा पानी में। ठीक है ना, तो ये बात लिखिए। अगला पारदर्शी साबुन, पियर्स, याद है ना। इसमें क्या होता है? साबुन को एथेनॉल में घोलकर और फिर विलायक के अधिक में वाष्पित करते हैं। फिर इसमें देखो ये लाइनें पढ़नी है। दाढ़ी बनाने के साबुन को जल्दी सूखने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? ग्लिसरॉल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। धुलाई के साबुनों में सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट जैसे पूरक डाले जाते हैं। ये लाइनें जो बोली हमने, ये सब एग्जाम में आ चुका है, चाहे इधर के पार्ट दे के पूछ ले कौन सा प्रसाधन, इसे ये जो हमने कहानी बताई इसको करके बात पूछ लिया कि ये कौन सा साबुन है, पानी में तैरने वाला, प्रसाधन साबुन, सूखना, जो भी है उसको ये पूछ सकता है। ठीक है बेटा, तो ये एक लाइन आप एनसीईआरटी से पढ़ना। उसके बाद सब बातें लगभग आपको कर चुके हैं, ऋणायनिक अपमार्जन, धनायनिक अपमार्जन, सब बातें आपको हो चुकी। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट इसमें, ठीक है, क्वेश्चन, हाँ डिटॉल। अभी देखो जेईई मेन में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी लेटेस्ट पेपर में आगे डिटॉल है। डिटॉल क्या है? क्लोरोजाइनिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण है, बताया था ना। अब उसमें ऑप्शन टर्पिनॉल नहीं दिया, डिटॉल है, तो उसमें क्लोरोजाइनिनॉल है, ऐसे 3 ऑप्शन और हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? क्लोरोजाइनिनॉल। तो 1 2 क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर अपने पॉलीमर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 4 5 इसमें प्रैक्टिस आप ही करनी है, लेकिन फिर भी हम कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। लिखो, निम्न में कौन प्रति अम्ल है? नार्डील। जानबूझकर हमने लिखा फेनल्जीन, नार्डील। फेनल्जीन को ही क्या बोलते हैं? नार्डील। जेंटेक,
सेरोटोनिन और वेलियम। कौन सा प्रतिअम्ल है बेटा? ज़ेंटैक, जिसका नाम क्या है? रेनिटिडीन। नार्डिल को क्या बोलते हैं? फेनल्जीन। ये भी आ चुका एग्जाम में, रिपीट हो जाए तो ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, अगला लिखो। टर्पिनियोल में असंतृप्तता की कोटि लिखो। टर्पिनियोल में DOU असंतृप्तता की कोटि। करो जल्दी, कर लोगे? टर्पिनॉल का स्ट्रक्चर अगर ध्यान होगा तो कोई लफड़ा वाली बात है ही नहीं, और नहीं स्ट्रक्चर ध्यान है तब तो है ही है। तो टर्पिनॉल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड की संख्या प्लस वलय की संख्या पर 2 इंटू ट्रिपल बॉन्ड की संख्या, क्या आ गया? 2। ठीक है, नोट कर लो। कर लिया? ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करना बेटा है, इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं। अब बात करने आ रहे हैं हम पॉलीमर की, ठीक है ना। मिटा दें इसको, कर लोगे ना? ऐसे ट्रैंकुलाइजर याद कर लो, एंटीसेप्टिक जो भी है, डिसइंफेक्टेंट, सब अपना ध्यान रखो। ये चैप्टर थोड़ा याद करने वाले हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको खुद ही। मॉड्यूल सामने है सबके, ठीक है, उसी की बात होगी। पॉलीमर, ठीक है ना। पॉलीमर से भी एक क्वेश्चन आते हैं, इसमें पढ़ना क्या है आपको? एक तो सबका मोनोमर ध्यान रखना है, एक तो सबका क्या ध्यान रखना है? मोनोमर। यूज जो कहेंगे वहीं से ध्यान रखना। दोनों चैप्टर डेली लाइफ एनसीईआरटी को फॉलो करना है। शुरू के 2 पेज अवॉइड कर सकते हो, लेकिन इसको एनसीईआरटी में ध्यान रखना है, पूरी एनसीईआरटी, क्योंकि वो सरफेस केमिस्ट्री से कनेक्ट हो जाएगा। ये आपको करना ही करना है। पॉलीमर फुल एनसीईआरटी, कोई उल्टा सीधा काम नहीं, क्योंकि पॉलीमर एक बहुत इंजीनियरिंग में तो बहुत हाई लेवल तक पढ़ाया जाता है इसको। शुरू करें। पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली मतलब मेनी, और मर मतलब क्या होता है? पार्ट। मेनी पार्ट आपस में कंबाइंड होंगे, वही क्या बन जाएगा? पॉलीमर। जैसे NCH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये इसका क्या कर रहे हैं? पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण। पॉलीमर मतलब बहुलक, ठीक है। तो ये क्या बन गया? CH2 और यहां क्या हो गया? N। तो ये क्या है? पॉलीमर है। ध्यान से सुनना, ये क्या है? पॉलीमर है। और ये क्या है? मोनोमर। यही तो अपने को कुछ लिमिट तक याद रखना है, जिसको एकलक बोलते हैं, एकलक। और ये क्या है? बहुलक। एकलक और बहुलक, ठीक है। चलो निकालो। लिख लिया? शुरू करें बात। मॉड्यूल सामने रखो, मॉड्यूल सब लोग निकाल लो। मॉड्यूल नंबर 6 पेज नंबर 5.2, ठीक है। पहला लिखा है सोर्स पर आधारित। पहला क्या है? पॉलीमर में लिखो, हेडिंग डालो, बहुलक के वर्गीकरण। स्रोत पर आधारित, स्रोत पर आधारित, बेस्ड ऑन सोर्स। पहला इसमें क्या है? प्राकृतिक बहुलक। क्या लिखा? प्राकृतिक बहुलक, ठीक है। सीधे देखो, मॉड्यूल है सामने, देखो। यह बहुलक पादप या जीव जंतु में पाए जाते हैं, से पाए जाते हैं।
ठीक है ना। ऐसे बहुलक जो पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं वो क्या हो गया, प्राकृतिक बहुलक। एग्जाम्पल लिख लो, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोज, इंसुलिन, सेलुलोज। अंडरलाइन कर दो मॉड्यूल में, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, सेलुलोज। बस इतना ही करना है, आप जितना बात कर रहे हैं उतना ही करना है। प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक जो पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या लिखा है एग्जाम्पल, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, सेलुलोज हो गया। अगला हेडिंग, अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक लिखो, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, इधर लिखा ना साइड में, सेकंड नंबर लिखो, वे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक क्रियाओं द्वारा सुधार कर काम में लिया जाता है। वे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक क्रियाओं द्वारा सुधार कर काम में लिया जाता है अर्ध संश्लेषित बहुलक होते हैं। वे बहुलक जिन्हें, ठीक है ना, रासायनिक क्रियाओं द्वारा सुधार कर काम में लिया जाता है वो क्या हो जाएगा, अर्ध संश्लेषित बहुलक। एग्जाम्पल दो शानदार लिखना, सेमी सिंथेटिक ये प्राकृतिक हो गया, इसका एग्जाम्पल लिख लिया, सेमी सिंथेटिक। अर्ध संश्लेषित में लिखो, अर्ध संश्लेषित में एग्जाम्पल लिखना, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट ब्रैकेट में लिख देना, रेयन। एग्जाम्पल सेलुलोज एसीटेट ब्रैकेट में रेयन। दूसरा एग्जाम्पल सेलुलोज नाइट्रेट ब्रैकेट में गन कॉटन, इसकी हिंदी मत लिख देना बेटा, बंदूक कॉटन मत लिख देना, गन कॉटन, ठीक है ना। तो रासायनिक क्रियाओं द्वारा सुधार के इनको काम लिया जाता है वो क्या हो गए, अर्ध संश्लेषित बहुलक। सेलुलोज एसीटेट को क्या कहते हैं, रेयन, और सेलुलोज नाइट्रेट क्या कहते हैं, गन कॉटन। अगला एग्जाम्पल, अगला हेडिंग, संश्लेषित बहुलक। क्या है, संश्लेषित बहुलक लिखो, वे बहुलक जो मानव निर्मित, लिखो ऐसे सीधे लिख दो, मानव निर्मित बहुलक। तो तुम्हारे पास तो मॉड्यूल है तो वही लिख लो, वे बहुलक जो मानव द्वारा प्रयोगशाला तथा उद्यमों में बनाए जाते हैं इन्हें कृत्रिम बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, रबर, नियोप्रीन, पॉलिस्टाइरीन एटसेट्रा। अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अगला हेडिंग डालो, दूसरा क्या लिखा, पहले बेटा रुक जाओ, पहले क्या लिखा, सोर्स के आधार पर वर्गीकरण, प्राकृतिक, दूसरा अर्ध संश्लेषित, और तीसरा क्या लिखा, संश्लेषित बहुलक। ठीक है, प्राकृतिक जो पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से, स्टार्च, सेलुलोज एग्जाम्पल हो गए। अर्ध संश्लेषित जो प्राकृतिक बहुलक है लेकिन उनको रासायनिक क्रियाओं द्वारा सुधार कर बनाया जाए वो क्या हो गया, अर्ध संश्लेषित बहुलक। और संश्लेषित बहुलक जिसको मानव निर्मित बहुलक को क्या कहते हैं, संश्लेषित बहुलक। ल्यूनास, पॉलीस्टाइरीन जो भी है एग्जाम्पल सब इसके लिए, ठीक है। अब हेडिंग डालो, दूसरा इसको लिख दे रहे हैं, पेज नंबर खोल लो 5.4, संश्लेषण के प्रकार के आधार पर, संश्लेषण के प्रकार के आधार पर। ठीक है, संश्लेषण के प्रकार के आधार पर। पहला इसमें योगात्मक बहुलक, योगात्मक बहुलक या इसको क्या कहते हैं, श्रृंखला वृद्धि बहुलक। श्रृंखला वृद्धि बहुलक, इसमें पेन उठा लेना, पेन कॉपी सब लोग। श्रृंखला वृद्धि बहुलक, लिख लिया। लिखो पहले इसमें एक लाइन लिखो सीधा, लिखो जब एकलक इकाइयां बिना किसी अणु के, लिखो जब
एकलक इकाइयां बिना किसी अणु के विलोपन द्वारा परस्पर जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाती हैं तो उससे बना उत्पाद योगज बहुलक कहलाता है। अंडरलाइन पेज नंबर 5.4। जब एकलक इकाइयां बिना किसी अणु के विलोपन द्वारा परस्पर जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाती हैं तो उससे बना उत्पाद योगज बहुलक कहलाता है। ठीक है ना, हो गया। मतलब इसमें, और ये सामान्यतः किसमें होंगे, अनसैचुरेशन में। तो चलो इसके एग्जाम्पल लिखते हैं पहले। ठीक है, शुरू करते हैं। लिखो पहला पॉलीथीन, मिटा दें इसको। योगात्मक बहुलक के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसके लिखो पहला एग्जाम्पल पॉलीथीन। पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन NCH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉलीमराइज किया। इसमें कोई स्मॉल मॉलिक्यूल, कोई छोटा अणु निकला? नहीं निकला। तो ये क्या हो गया, CH2 और यहाँ क्या हो गया, N। इसको कहते हैं पॉलीथीन। और मोनोमर क्या हो गया बेटा, इथीन। मोनोमर क्या हो गया, इथीन। दूसरा एग्जाम्पल PAN पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, देखो N CH2 डबल बॉन्ड CHCN, एक्रिलोनाइट्राइल है, एक्रिलो, और इसको पॉलीमराइज कर दिया गया। क्या बन गया, CH2 CHCN। तो पान का एक ट्रक क्या हो गया, एक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, इसका एक लग क्या होगा, स्टाइरीन। देखते जाना, CH डबल बॉन्ड CH2N है और इसको पॉलीमराइज किया गया। क्या किया गया, पॉलीमराइज। क्या बन गया, CH2, यहां क्या हो गया, N। पॉलीस्टाइरीन का एक लग क्या होगा, स्टाइरीन। लिखो लिख लिया। अगला एग्जांपल टेफ्लॉन, टेफ्लॉन NCF2 डबल बॉन्ड CF2। इसको क्या किया गया, पॉलीमराइज। क्या किया गया, पॉलीमराइज। क्या हो गया, CF2 और यहां क्या हो गया, N। तो इसका एक लग क्या हो गया, टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन। और पान को क्या कहते हैं, एक्रिलेन भी कहते हैं, एक्रिलेन या ऑर्लॉन, एक्रिलेन या ऑर्लॉन। ये किसमें यूज होता है, टेफ्लॉन। ना चिपकने वाले बर्तन, ना चिपकने वाले बर्तन, नॉन स्टिक। लिखो पहले, हाँ सुन लो इधर। पॉलीथीन का एकलक क्या है, इथीन। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का एकलक क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, हाँ। अब ऐसे क्वेश्चन देखो टफ कैसे हो गया, छोटी बात से कोई तुमसे पूछ ले ऑर्लॉन का एकलक क्या होगा, तो ऑर्लॉन का एकलक भी क्या होगा, एक्रिलोनाइट्राइल। ऐसे पूछ ले एक्रिलेन का एकलक क्या होगा, एक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीस्टाइरीन का एकलक क्या हो गया, स्टाइरीन। इसका नाम क्या है बेटा, स्टाइरीन। टेट्राफ्लोरो, टेफ्लॉन का एकलक टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। लिख लो, नोट करके लिखना। हो गया, मिटाएं इसको, इधर लिख दो पहले, पहले सर।
नियोप्रीन, नियोप्रीन, नियोप्रीन का एकलक क्या होगा? क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन का एकलक क्लोरोप्रीन। N CH2 डबल बॉन्ड Cl, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां क्या कर दो? पॉलीमराइज, क्या कर दो? पॉलीमराइज, CH2 Cl डबल बॉन्ड CH, CH2, और यहां क्या हो गया? N। ये है नियोप्रीन, ये क्या है? नियोप्रीन, इसका नाम क्या है? क्लोरोप्रीन। नियोप्रीन का एकलक क्या हो गया? क्लोरोप्रीन। ठीक है, लिखो, नोट करके लिखो। उपरोक्त सभी बहुलक समबहुलक के उदाहरण हैं जिसमें एक मोनोमर होता है। देख लो ना, एक मोनोमर, एक मोनोमर। लिखो, उपरोक्त सभी बहुलक समबहुलक के उदाहरण हैं। क्या है? समबहुलक के उदाहरण हैं। होमोपॉलीमर समबहुलक के उदाहरण हैं, लिख लिया? जिसमें एक ही मोनोमर होता है वो क्या होता है? समबहुलक के उदाहरण होते हैं। लिख लिया इतनी बात? अगला आ जाओ, बिठा दें इसको। लिखें ब्यूना एस, ब्यूना एस, इसका मतलब है 1,3 ब्यूटाडाइन। ये क्या है? सोडियम। और ये क्या है? स्टाइरीन। क्या है? स्टाइरीन। ब्यू मतलब ब्यूटाडाइन, Na मतलब क्या है? सोडियम, और S मतलब क्या है? स्टाइरीन। ठीक है, लिख लो NCH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस N, यहां क्या है? स्टाइरीन। पॉलीमराइज किए तो देखो, डबल किस में जाएगा? सिंगल में। सिंगल किस में जाएगा? डबल में बेटा। CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH, CH2, और यहां क्या हो गया? N। लिख लो, ये 3:1 के रेशियो में लिया जाता है। 3:1 के रेशियो में एक 75%, एक क्या होगा? 25%। लिख लो, ये क्या है? विषम बहुलक या सहबहुलक। जब एक मोनोमर होगा तो क्या होगा? समबहुलक, और दो मोनोमर होगा तो विषम बहुलक, हेट्रो। देख लो, ब्यूना एस, ब्यूना एस, ब्यूना एस के एकलक 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन। पॉलीमराइज किया गया, ये प्रोडक्ट आपके सामने है, सहबहुलक का उदाहरण है ये। हो गया? अगला लिखते हैं ब्यूना एन, ब्यूना एन। ब्यू मतलब क्या है? ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। Na मतलब क्या है? सोडियम, और ये क्या है? एक्राइलो नाइट्राइल। क्या है? एक्राइलो नाइट्राइल। देख लो, NCH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, 1,3 ब्यूटाडाइन। यहाँ N, यहाँ क्या हो गया? CH, सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, CH2 डबल बॉन्ड CHCN। पॉलीमराइज, क्या बना? पॉलीमराइज। तो CH2, देख रहे हो ना, डबल बॉन्ड किस में जाएगा? सिंगल। डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH,
और यहां क्या हो गया CN, यहां क्या हो गया N। तो ब्यूना N का एकलक क्या हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्रेलोनाइट्राइल। लिखो जल्दी। सोडियम तो है ये कैटालिस्ट। ये भी क्या है सह बहुलक। क्या है सह बहुलक कोपॉलीमर। ठीक है बेटा है ब्यूना एस। अब लिखो मिटा दें इधर, जल्दी लिखो तब तक हम इधर आगे बता रहे हैं। संघनन कंडेंसेशन पॉलीमर, संघनन बहुलक। संघनन बहुलक कंडेंसेशन पॉलीमर, संघनन बहुलक। पहले इधर लिख लेना, पहले इसको लिख लो आराम से। जल्दी लिखो। संघनन बहुलक में एक एग्जांपल लिखो सीधा। ब्रैकेट में लिख लो पदसः, वृद्धि बहुलकन, वृद्धि बहुलकन। लिखो जब दो भिन्न एकलक अणुओं में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, जब दो भिन्न एकलक अणुओं में एक से अधिक, अंडरलाइन कर लो तुम, एक से अधिक, पेज नंबर 5.7, एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो वे संघनन अपक्रियाओं द्वारा बहुलक का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया संघनन बहुलकीकरण कहलाती है। क्या कह रहे हैं हम इसमें छोटा अणु H2O, ROH, HCl ये सब आदि निकलते हैं। योगात्मक बहुलक में ये सब नहीं निकलेगा, स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं निकलते थे, इसमें क्या होगा निकलेगा। ठीक है करें बात। तो लिख लो एक लाइन संघनन बहुलक में इसमें छोटा मॉलिक्यूल H2O, ROH, HCl आदि निष्कासित होते हैं, निकलते हैं। इसमें छोटा मॉलिक्यूल H2O, ROH, HCl आदि निकलते हैं। लिख लिया बात। तो चलो अब इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, नायलॉन 6,6। लिखो नायलॉन 6,6 का एकलक हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल होता है। नायलॉन 6,6 का एकलक हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल होता है। नायलॉन 6,6 का एकलक हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल होता है। चलो NH2 CH2 6 NH2 ठीक है। ये क्या हो गया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड OMS Ga, दो COH के बीच में 4 कार्बन COOH CH2 4 COOH। पॉलीमराइजेशन क्या कर दोगे, H2O क्या हो गया बाहर निकल जाएगा, H2O क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। यहां से OH और यहां से H, यहां से H, यहां से OH, क्या बन गया बेटा NH CH2 6 NH CO CH2 4 CO और यहां क्या हो गया N। देखो इसमें कितने कार्बन है 6, इसमें कितने कार्बन है 6, यही तो क्या हो गया नायलॉन 6,6। ये भी क्या है कोपॉलीमर।
सह बहुलक, क्योंकि दो मोनोमर हैं, देख लो दो मोनोमर हैं तो क्या हो गया, सह बहुलक। नायलॉन 6,6 का एकलक हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। चलो आगे मिटा दें। अगला लिखो, सेबेसिक एसिड, सेबेसिक एसिड नायलॉन 610, नायलॉन 610, नायलॉन 610 का एकलक देखो हेक्सामेथिलीन डायमीन, और ये क्या होगा 8 कर दिया, सेबेसिक अम्ल। इसका नाम तो क्या है जानते ही हो, क्या नाम है इसका बेटा, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, सेबेसिक अम्ल। यहां क्या हो जाएगा 8, तो 8 2 10 और ये 6, इसी का नाम क्या है, नायलॉन 610, नायलॉन 610। देख लो आराम से बेटा कूल होके, नायलॉन 610 का एकलक क्या होगा, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन एंड सेबेसिक एसिड। नायलॉन 610 का एकलक हेक्सामेथिलीन डाईएमीन सेबेसिक एसिड। मिटा दें, मिटा दें बेटा, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन एंड सेबेसिक एसिड, CH2 8 COH यहां से H2 निकल गया, पॉलीएमाइड लिंकेज आ गया इसमें। नायलॉन 6,6 में भी एमाइड लिंकेज है, नायलॉन 610 में भी क्या है, एमाइड लिंकेज, CONH ग्रुप, इसी को क्या कहते हैं, एमाइड लिंकेज। ठीक है, ठीक है डियर। अगली बात, नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 6 का एकलक क्या होगा, कैप्रोलैक्टम। लिखो नायलॉन 6 का एकलक, इसका जो मोनोमर होगा, मोनोमर कैप्रोलैक्टम NH। एक और बड़े शानदार क्वेश्चन इसमें पूछा कि किस पॉलीमर में जल अपघटन सन्निहित है, तो यही पॉलीमर है जिसमें जल अपघटन सन्निहित, मतलब पहले इसका क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा, हाइड्रोलिसिस करोगे। ये क्या है स्ट्रक्चर, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो यहां गया OH, यहां गया H, 2 2 4 1 5, क्या हो गया CH2 5 NH2, और यहां क्या हो गया COOH N, यहां क्या हो गया पॉलीमराइज, क्या हो गया पॉलीमराइज, यहां से क्या जाएगा OH, यहां से क्या जाएगा H, तो क्या बन गया बेटा CO, और यहां CH2 5, और ये क्या हो गया NH। इसी को क्या कहते हैं, नायलॉन 6, इसी को क्या कहते हैं, नायलॉन 6। एक बेकमान रीअरेंजमेंट बताया था, उसी में जाके कैप्रोलैक्टम बना था, याद करो तो, याद आ रहा ना, 6 की रिंग थी। लिख लो पहले कैप्रोलैक्टम, इसमें भी क्या एमाइड लिंकेज वाले, नायलॉन 6,6 हो गया, नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 610 हो गया। अगला लिखो, मिटा दें, मिटा दें इसको, लिख रहे हो जल्दी, ये तो साहब पेन उठाना है भाई साहब,
यहाँ पेन उठाना है, जो हम कहें अंडरलाइन करने को वही अंडरलाइन करना है। ये सब पॉलीमर, वैसे सभी पॉलीमर एक साथ लिखेंगे हम अभी। हाँ, यहाँ एक लाइन लिख लो, नायलॉन 6 को, नायलॉन 6 था ना, उसके ब्रैकेट में लिख दो परलॉन। क्या लिख दोगे? परलॉन। कोई ऐसे क्वेश्चन दे दे तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा, तुम्हें आता होगा लेकिन तुम उसके नाम से वंचित रह गए। तो नायलॉन 6 का नाम क्या होता है डियर? परलॉन। लिखो टेरिलीन, टेरिलीन, या इसको क्या कहते हैं? डेक्रॉन। टेरिलीन या डेक्रॉन। मोनोमर क्या होगा? मोनोमर इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड। इथिलीन ग्लाइकॉल और टरथैलिक एसिड करते हैं काम। NHO CH2OH प्लस N टरथैलिक एसिड, बेंजीन बनाया, यहां कर लिया COOH, यहां कर लिया COOH, और पॉलीमराइज, क्या कर लिया डियर? पॉलीमराइज। तो यहां से क्या निकाल दिया? H, यहां से H, यहां से OH, यहां से OH, क्या बन गया? O CH2 CH2 O C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या हो गया? ये कौन सा लिंकेज है डियर? एस्टर। कौन सा लिंकेज है? एस्टर। एमाइड CONH है तो एमाइड लिंकेज, CO है तो एस्टर लिंकेज। ये भी समबहुलक है कि सहबहुलक? सहबहुलक, कोपॉलीमर। लिखो जल्दी। यहां कैटलिस्ट लिख लो। कैटलिस्ट होता है एक जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट एंड जिंक एसीटेट, अरे जिंक एसीटेट व एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड। ये एनसीईआरटी की लाइन का है, लिख लो। इसमें कैटलिस्ट होता है जिंक एसीटेट, एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड। ZnOCOCH3 को होल्ड, ZnOCOCH3 होल्ड ट्वाइस प्लस Sb2O3, ZnOCOCH3 का होल्ड ट्वाइस प्लस Sb2O3, जिंक एसीटेट, एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड, ये कैटलिस्ट है। पूछ सकता है बेटा कि टेरिलीन या डेक्रॉन, दोनों सेम ही नाम है। टेरिलीन और डेक्रॉन में क्या हो, कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? तो जिंक एसीटेट व एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड। नोट करो जल्दी, ठीक है। अगला ग्लिप्टल, इसको नोट करो जल्दी। अगला क्या है? ग्लिप्टल। ग्लिप्टल लिख लिया। मोनोमर क्या होगा ग्लिप्टल का? मोनोमर इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड, क्या है? थैलिक अम्ल। इथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक अम्ल किसका एकलक है? ग्लिप्टल का।
इथिलीन ग्लाइकॉल और क्या है, थैलिक अम्ल। देखो NHOCH2CH2OH, ये क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल। थैलिक अम्ल ये है COOH, NCOOH, और इसको क्या करोगे, पॉलीमराइज करोगे, H2O निकालोगे। कहा गया था ना संग्रहण बहुलक जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल छोटा अणु निकल जाए, यहां से H2O, यहां से OH और यहां से H, ठीक है ना। क्या बन गया, OCH2CH2O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहां क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या हो गया, N, इसी का नाम क्या है, ग्लिप्टल, ठीक है ना। तो योगात्मक बहुलक में कोई स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं निकलता है, संग्रहण बहुलक में स्मॉल मॉलिक्यूल निकलता है, ठीक है। अब योगात्मक बहुलक में एक मैकेनिज्म आती है छोटी सी, मिटा दें इसको, देखो इधर, हाँ रुको। धनानिक बहुलकीकरण के लिए जो प्रारंभक यूज करते हैं वो H+ एसिड कैटालिस्ट यूज करेंगे, H+ H2SO4 AlCl3। ऋणायनिक के लिए यूज करेंगे बेस, सोडियम है NnH2, K, सोडियम, पोटेशियम, या NnH2 या KnH2। ध्यान से सुन लो। धनानिक बहुलकीकरण के लिए पॉलीमर क्या यूज करेंगे, कैटलिस्ट क्या है, प्रारंभक क्या यूज करेंगे, एसिड कैटलिस्ट, H+ हो, कंसंट्रेट H2SO4 हो, AlCl3 हो, इस टाइप की सिचुएशन यूज करेंगे। ऋणायनिक बहुलकीकरण के लिए प्रारंभक क्या यूज करेंगे, बेस, सोडियम या पोटेशियम या NnH2 या KnH2, और मुक्त मूलक के लिए क्या यूज करेंगे, परऑक्साइड। 3 ध्यान रखना। धनानिक बहुलकीकरण के लिए प्रारंभक कैटालिस्ट, एसिड कैटालिस्ट, H+ हो या AlCl3 हो या H2SO4। ऋणायनिक बहुलकीकरण के लिए पॉलीमराइजेशन के लिए क्या यूज करेंगे, बेस, सोडियम, पोटेशियम या NnH2 या KnH2। एक बार आया क्वेश्चन है जेईई में जीएट। मुक्त मूलक के लिए क्या यूज करोगे, परऑक्साइड, ठीक है। चलो अब बात यहां लिखो, फिर पेज खोलना, पेज खोलो जल्दी। संरचना पर आधारित बहुलकीकरण 5.2, उसके बाद से हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसी के आपको पॉलीमराइजेशन बनाना होगा। संरचना पर आधारित बहुलकीकरण देख लो, पेज नंबर 5.2, पेज नंबर 5.2। पहला रैखिक बहुलक है, दूसरा साकित बहुलक है, तीसरा त्रियक बंधित बहुलक या जाल क्रम बहुलक। रेखिक बहुलक थोड़ा सा हल्का सा बताते हुए बात करते हैं। रेखिक बहुलक में क्या हो जाएगा, सीधे लीनियर पॉलीमराइजेशन, ये है, देख रहे हो ना, लिखा हुआ है। इसमें मोनोमर इकाइयां आपस में जुड़कर एक बड़ी श्रृंखला, बड़ी सीधी श्रृंखला का निर्माण करती हैं। कई सीधी श्रृंखलाएं एक के ऊपर एक निकटतम व्यवस्थित होकर एक संतुलित संरचना बनाते हैं। इन अतः रेखीय बहुलक के गलनांक उच्च होता है, उच्च प्रबल, उच्च घनत्व, उच्च त्वरण सामर्थ्य होते हैं। एग्जाम्पल अंडरलाइन कर दो, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन, अंडरलाइन कर दो ये बात। रेखीय बहुलक के उच्च गलनांक, उच्च प्रबल बंध, उच्च घनत्व तथा उच्च त्वरण सामर्थ्य होते हैं, अंडरलाइन कर दो। और एग्जाम्पल हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिस्टर। हाई डेंसिटी पॉलीथीन तो अंडरलाइन कर ही दो। साकित बहुलक, बहुलक में एकलक जुड़कर एक, साकित बहुलक मतलब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए, ठीक है ना। इन बहुलक में एकलक इकाइयां जुड़कर केवल रेखीय श्रृंखला ही बनाती हैं, बल्कि इनमें भिन्न भिन्न लंबाई की शाखाएं भी होती हैं, जिससे ये श्रृंखलाएं परस्पर सुसंकलित नहीं होती हैं। बना दिया। इसका एग्जाम्पल लो डेंसिटी पॉलीथीन, मतलब ये इनके गलनांक क्या होंगे, कम होंगे, घनत्व और कम प्रबलता वाले बहुलक होते हैं, अंडरलाइन कर दो, कर दो, कर दिया। त्रियक बंध बहुलक, ये बहुलक साधारण, हाँ अंडरलाइन करना, द्विक्रियात्मक व त्रिक्रियात्मक समूह वाले एकलक से बनते हैं। वह विभिन्न रेखीय बहुलक श्रृंखलाओं के बीच प्रबल सहसंयोजक बंध के होते हैं। 5.2 पेज पे लिखा है भाई, संरचना पर आधारित बहुलक, देख रहे हो ना, रेखीय, साखित और त्रियक बंध, अंडरलाइन कर लेना उस पे।
ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल बेकेलाइट, मेलामीन। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में कौन त्रियक बंध बहुलक है? ऑप्शन दे दे, बेकेलाइट, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नन ऑफ दीज। तो कौन सा होगा? बेकेलाइट। बोलो, ऐसे पढ़ना है आपको। रेखीय में गलनांक, क्वथनांक, घनत्व उच्च होंगे, साकित में कम होंगे, और इसमें त्रियक बंध द्वारा बहुलक कठोर, दृढ़ व भंगुर होते हैं। ये अंडरलाइन कर दिया। चलो अब इस पे हम जो अभी तक बताया गया उसके क्वेश्चन, ये 3 हो गए अपने। देखो इधर, स्रोत के आधार पर वर्गीकरण हो गया, संरचना के आधार पर वर्गीकरण हो गया, और संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण हो गया। 3 हो गए। अब तीनों पे वही, कौन से पूछ ले किसमें घनत्व उच्च है, तो रेखीय बहुलक का घनत्व उच्च होता है, फिर साकित का होता है। त्रियक बंधित क्या होते हैं? दृढ़ व भंगुर। अंडरलाइन करके इसको पढ़ लेना, 12th में भी जैसे पढ़ा ना उतना ही चाहिए, अपने ज्यादा नहीं चाहिए। अब कुछ बात करते हैं क्या किया है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन लिखो। निम्न के मोनोमर लिखिए। निम्न के मोनोमर मतलब एकलक लिखिए। अभी जो बात करें हैं उसी पे थोड़ा सा आपको काम करना है। ठीक है, इधर देखो, पहला ऑप्शन नायलॉन 6, दूसरा नायलॉन 6, तीसरा नायलॉन 610, चौथा परलॉन, पांचवा ऑरलॉन, 6 नंबर। ठीक है ना। ग्लिप्टल, टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन। अगला, ठीक है ना, पान। बोलो, सही है। अगली बात इसकी पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, हाँ एक पीवीसी, ये छूट गया था तो इसको बता देंगे अभी। पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये छूट गया था अभी, योगात्मक बहुलक में यही लिख लें। पहले क्वेश्चन लिख लो पहले, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पहले तो हम ये लिख देते हैं, इसका एकलक क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CHCl, N है, पॉलीमराइज करोगे क्या हो जाएगा? CH2 CHCl, और यहाँ क्या हो गया? N। इसी का नाम क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये तो हम कर ही दे रहे हैं क्योंकि ये बताया नहीं हमने। इसका एकलक क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। ये कौन सा एकलक होगा? इसमें कोई छोटा मॉलिक्यूल निकल रहा है? नहीं निकल रहा डियर। तो ये कौन सा होगा? योगात्मक। क्या हो जाएगा? योगात्मक बहुलक। समबहुलक की सहबहुलक? समबहुलक, क्योंकि एक ही एकलक है, एक एकलक तो समबहुलक। अब इसके तुम लोग लिखो। नायलॉन 6 का बताओ, सबके एकलक बताते जाओ बेटा, सबके एकलक बताते जाओ, हमको सबके एकलक चाहिए। ठीक है, शुरू करें। नायलॉन 6 क्या हो गया एकलक? कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। नायलॉन 6 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड। नायलॉन 610 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस सेबेसिक एसिड। परलॉन, नायलॉन 6 को ही क्या कहते हैं? परलॉन। परलॉन का एकलक क्या होगा? कैप्रोलैक्टम। परलॉन का एकलक
कैप्रोलैक्टम, बोलो बेटा, ऑर्लोन, ऑर्लोन, एक्रिलेन, ऑर्लोन, PAN सब एक ही चीज है, इसका एकलक क्या होगा, एक्रिलो नाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल, ग्लिप्टल, इथिलीन ग्लाइकॉल और टरथेलिक एसिड, टेरिलीन नहीं, इसका नाम इथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड, टेरिलीन, इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेथैलिक एसिड। टेरिलीन और डेक्रॉन दोनों एक ही चीज है, दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो टेरिलीन ग्लिप्टल का, इथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड, टेरिलीन का, इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेथैलिक एसिड। इसमें कैटलिस्ट क्या था, जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, PAN, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसका एकलक क्या होगा, एक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन का एकलक क्या होगा, स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन का एकलक क्या होगा, स्टाइरीन। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का एकलक टेट्राफ्लोरोइथाइलीन, टेफ्लॉन का एकलक टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड का एकलक क्या होगा, विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड का एकलक क्या होगा, विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड का एकलक क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। बोलो, हो गई बातें। स्रोत के आधार पर वर्गीकरण, प्राकृतिक, पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से अर्ध संश्लेषित, प्राकृतिक उठाया उसमें कुछ केमिकल सुधार किया गया, उससे बना दिया गया। इसमें दो एग्जाम्पल, इसके नाम ध्यान रखना, जिंक एसीटेट और सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज एसीटेट क्या है, रेयन, सेलुलोज नाइट्रेट क्या है, गन कॉटन, ठीक है। फिर बात संश्लेषण, योगात्मक और संग्रहण, ध्यान से सुनो, योगात्मक में कोई स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा और संग्रहण में कोई स्मॉल मॉलिक्यूल निकलेगा। योगात्मक में एक और कंडीशन ध्यान रखना, प्रारंभक पूछा जाए तो धनायनिक के लिए एसिड कैटलिस्ट H+ हो या Al कोई एसिड हो, ऋणायनिक के लिए क्या हो, बेस हो, ठीक है। फिर बात किसकी करी गई, बात किसकी करी गई, मुक्त मूलक के लिए क्या हो, पर ऑक्साइड हो, ठीक है। फिर बात करें अपन किस पे, संरचना के आधार पर, रेखिक, शाखित और त्रियक बंध। रेखिक का गलनांक, तनन सामर्थ्य ये सब उच्च होते हैं, घनत्व उच्च होता है। शाखित का उससे कम होता है और त्रियक ये दृढ़ और भंगुर होते हैं, ठीक है ना। फिर हमने जितने एकलक लिखे वो लिख दिया, ये आपको एकलक सबको याद होना चाहिए। ग्लिप्टल ध्यान है ना, इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड, टेरिलीन डेक्रॉन, इथिलीन ग्लाइकोल, टेरिथैलिक एसिड। बोलो, हो गया। एक और बताया था उसमें, ब्यूना एस, ब्यूना एन। ब्यूना एस का एकलक 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन। ब्यूना एन का एकलक, ब्यूना एन 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। बोलो, इतनी बात। एक मोनोमर होगा, एक एकलक होगा तो समबहुलक, एक से अधिक एकलक होगा तो सहबहुलक, ठीक है बेटा। डियर, इस पे एक काम तो आपको करना है, थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत करना। फिर भी अपने लिख रहे हैं, बार बार चीजों को लिख रहे हैं, तो उसको आपको आराम से इसको देख देख के जो चीज अंडरलाइन कराए उसको, और पॉलीमर जितना आपने बोर्ड में पढ़ा है वो, और साथ में जो चीजें बताते जा रहे हैं, जैसे उसमें कैटलिस्ट वगैरह बताई, तो उस सब चीजों को ध्यान देना, तो आपका बहुत अच्छा इसमें पॉजिटिव मैटर हो जाएगा, ठीक है। इतना करना जितने, इसलिए हम कह रहे हैं मॉड्यूल, NCERT और कॉपी तीनों साथ रखना है और साथ चलना अपने, आराम से नोट कर लो। फिर इसी को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। डेली लाइफ वाली जो बात होगी उसको पढ़ लेना, याद कर लेना बेटा, प्लीज प्लीज डियर, याद करना, उससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे चलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।